जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन आज हम देंगे आपको कि हम इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आपने कुछ 5 या 6 प्रकार की इक्वेशंस पढ़ ली। ठीक है, अगर वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की थी, या फिर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म की थी, या फिर कोई भी, मतलब आपने जितनी भी पढ़ी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और भी 2-3 है ना। आप ध्यान दीजिए, हर इक्वेशन में एक टर्म x का है, यानी एक वेरिएबल है उसमें x, दूसरा है y। हम x और y लेते हैं, आप u और v भी ले सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल है। ठीक है, x है y है, और क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, x है y है, कांस्टेंट है, एक ये y का टर्म है, ये x का टर्म है, कुछ मिलाकर ही आएगा कांस्टेंट। मतलब हम जो भी इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उसमें ये तीन चीजें होती हैं। तो हम इस सब से एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमने यहाँ पर कैपिटल ए भी क्यों लिए, देखो बेटा, यहाँ पर ये ए आ गया ना, स्मॉल ये स्मॉल बी, इसको तो हम इंटरसेप्ट कहते हैं, अंतःखंड, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ले लिए, है ना। अब यहाँ सी आ गया, तो फिर ये सी स्मॉल होता तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए हमने इसके कोफिशिएंट्स जो है वो, या कांस्टेंट जो है वो, हमने कैपिटल ले लिया। ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो बच्चों, ये एक जनरल इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण ये है। ठीक, अब आप इससे जब भी वो बनाते थे ना, याद होगा, ऐसे रेक्टेंगल, फिर उसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, y की आती थी, या y की रखते थे, x की आती थी, फिर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, उनको ज्वाइन करते थे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, है ना। ये पक्की बात है कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम आपको इसमें से जो बताने जा रहे हैं ना बेटा, वो ये, इस जनरल इक्वेशन को हम तीन प्रकार की इक्वेशंस में कैसे बदलेंगे। फर्स्ट जो थी वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, दूसरी हम लेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अंतःखंड रूप, इसको लिखते हैं बेटा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरी होती है नॉर्मल रूप नॉर्मल फॉर्म, यानी कि लंब रूप, इसको कैसे लिख। ओके, तो अब हम आपको बताएंगे कि इस जनरल इक्वेशन को हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात बेटा, कि ये और ये तो मैं नहीं बताऊं ना तो भी आप लिख लोगे, है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, चलो प्रोसीजर ही बता देते हैं। पहला है, मान लीजिए मुझे इस इक्वेशन को ऐसे लिखना है। ओके, तो ये रही मेरे पास इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, y वाले टर्म को रोक लोगे, इन दोनों को इधर भेज दोगे, तो माइनस ए एक्स माइनस सी, है ना। अब आप b से डिवाइड कर दीजिए, जस्ट अ मिनट। अब आप इसको b से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ओके, तो आपका m हो गया माइनस ए अपॉन बी, और जो c होता है ना इंटरसेप्ट, ये वाला c, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। बच्चों देखो, कई लोग बोलते हैं कि इसको याद कर लो, मेरे को पता है क्या लगता है, क्यों कंफ्यूज होना। कई बार हम कंफ्यूज, अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये क्या है, माइनस ए अपॉन बी, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। तो याद क्या करना, ऑब्जर्वेशन से भी आ जाता है। चलो अच्छा बताओ, एक इक्वेशन में यहाँ लिखती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो कि इसका m माइनस 2/3 आएगा, क्यों, क्योंकि इधर जाएगा, माइनस 2x 3 से डिवाइड हो जाएगा, और c क्या आ जाएगा आपका 3। तो कुछ चीज़ें तो जनरल है ना, क्या रटना उसको। चलिए सेकंड पर आए, सेकंड आपका बच्चों है
सेकेंड फॉर्म है आपकी ये वाली इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये वाली, ठीक है। तो ये रहा आपकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कलाकारी करूँ, सबसे पहले प्लस सी को उधर ले जाओ, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, है ना। अब आप इस इक्वेशन को देखो, आपको क्या चाहिए, सामने 1 चाहिए, है ना। अब आप माइनस सी से डिवाइड कर दो, तो ax अपॉन माइनस सी, ओके, प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी, ओके, माइनस सी अपॉन माइनस सी विल बिकम 1। गॉट इट, ये आ गया। अभी आपको x का इंटरसेप्ट चाहिए, तो ऊपर केवल x होना चाहिए, ऊपर केवल y। क्या करो, ये जो a है ना, ये थोड़ी चीज बेटा समझ लेना, ये जो a है ना बेटा, इसको इसके अपॉन में ले आओ, मतलब ये बन जाएगा माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस सी अपॉन बी, ओके, 1। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो गया, माइनस सी अपॉन बी। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आ गया। गॉट इट। अब बोलो इसको भी याद कर लो, तो कैसे चलेगा, कंफ्यूजिंग है ना बेटा, तो याद करने की इसमें कोई बात ही नहीं है, करके देख लेना फटाफट, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, नॉर्मल फॉर्म, ये थोड़ा सा आप समझ लेना, थोड़ी सी हटकर है ये। देखो आपकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। और यू हैव टू कन्वर्ट इट into x cos omega plus y sin omega is equal to p। आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपको याद है कि p क्या था, ऐसे था ना, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया, एक लाइन बना दी, है ना। ये ओरिजिन से जब हम लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, लंब डालते हैं, ये p है, इसकी लंबाई p है, और ये लंब जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो ओमेगा है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है p लंबाई है ना, लेंथ, तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस इक्वेशन को पहले मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे, प्लस सी को इधर ले जाओ तो माइनस सी हो गया। अब मैं जब कंपेयर करूंगी ना बेटा, तो p के अपॉन में कौन आ जाएगा, माइनस सी, है ना। तो ये नहीं चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। अब आप देखो इसमें और इसमें कुछ खास फर्क तो नहीं है ना। तो मैं इसके नीचे वो वाली लिख रही हूँ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ठीक। अब कंपेयर करो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए, है ना। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, cos ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, माइनस बी, यहाँ क्या है, साइन ओमेगा, यहाँ क्या है c, और यहाँ क्या है p। बोलो आया समझ में। मैं एक बार और बता दूं बेटा, ये इक्वेशन है, इसमें से प्लस सी को हम यहाँ ले गए, माइनस सी बन गया, माइनस नहीं चाहिए, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। अब जिसमें कन्वर्ट करना है वो इसके नीचे लिख ली, ठीक। और अब मैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम दिख रही हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। कंपेयर कर दिया। अब पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो, क्या होगा, माइनस ए अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन पी, हो गया ना। अब कॉस ओमेगा की वैल्यू चाहिए आपको, कॉस ओमेगा, मैं चाहती हूँ कॉस ओमेगा मिल जाए। तो कई तरीके हैं, या तो रेसिप्रोकल ले लो पहले, फिर हो जाएगी, नहीं तो पहले इसको यहाँ जैसे चाहे कर लो। तो माइनस ए को पी से मल्टीप्लाई किया और सी को मल्टीप्लाई किया आपने कॉस ओमेगा से, है ना। तो कॉस ओमेगा, ये कॉस ओमेगा क्या आ गया, माइनस ए पी अपॉन सी। आपको ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, ये आपका और बता दूं, एग्जाम में जो करना है ना बेटा, वो प्रोसीजर तो बहुत इजी है, लेकिन
मेरा अपना ये मानना है कि 11th के बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो है एक्चुअली है क्या, वो आया कहाँ से। तो ये बेटा कॉस ओमेगा हो गया। ठीक, ऐसे ही अब मैं इन दोनों को कंपेयर करा दूं तो क्या होगा, देखो माइनस बी पी इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी पी अपॉन सी। ओके, ये आपका साइन ओमेगा आ गया। ठीक बच्चों, अब आप क्या जानते हो, आप एक आइडेंटिटी के बारे में जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ ओमेगा है, वैल्यूज रख दीजिए। अब आप रख दो माइनस ए पी अपॉन सी होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ रख दीजिए माइनस बी पी अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये होगा, देखो माइनस हट गया ना, क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन। देखो दोनों में है, इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया, क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मजेदार फिसलता जा रहा है सवाल, है ना। अब आप क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, तो ये तो आएगा p इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी p की वैल्यू आ गई। अब आप ये मत बोलना यहाँ पे कि माइनस क्यों ले, हम माइनस ले सकते हैं, फिर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना लेंगे। बात को समझो, हमें अल्टीमेटली पॉजिटिव ही चाहिए, ये बात तो सच है कि अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम रखेंगे, फिर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि वो प्लस हो जाए, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आ गया, आपको पी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए, ये है ना, ए चाहिए। तो चलिए ये रहा ए, यहाँ से ए लेते हैं। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए हो जाएगा सी ऊपर सी कॉस ओमेगा अपॉन, नहीं यहाँ पर हम बेटा p की वैल्यू रखती है, जो p की वैल्यू आई है ना ये हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन सी, तो है ही, p की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, c से c कैंसिल, तो फिर आपका ये कॉस ओमेगा क्या हो गया, प्लस माइनस, देखो ये तो माइनस था लेकिन ये प्लस माइनस दोनों है, तो फिर दोनों ही लिखेंगे, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी हम p की वैल्यू रखते हैं, तो देखो क्या होगा, साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, और फिर p की वैल्यू रख दी प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, यानी कि प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया साइन ओमेगा, ये आ गया कॉस ओमेगा। ठीक, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आपको ये इक्वेशन दी हुई है या ये इक्वेशन दी हुई है ऊपर वाली, है ना, यहाँ से आप पहले तो p की वैल्यू निकालोगे ऐसे। ठीक, और उसके बाद साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। बच्चों ये ना क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, ठीक है, तो आपको बहुत मस्त समझ में आने वाला है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज सीखते हैं, वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो सबसे पहले आई विल मेक अ कार्टेशियन सिस्टम। ठीक, ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने बना दिया, और ये बाबा रे स्केल तो है पास में, फिर ऐसे क्यों बना दिया, चलिए छोड़िए, बना दिया। ये आपकी लाइन, ठीक, और एक ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया x1 y1। ओके, अब मुझे इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, ये मेरा
क्वेश्चन है जो मुझे अभी करना है। ये पॉइंट था, थोड़ा बड़ा करना पड़ा, आगे चली गई थी लाइन। ये डिस्टेंस यानी कि किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी, किसी रेखा की किसी बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओके, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कई तरह से हो सकती है ना, तो हमने ले ली जनरल वाली। ठीक, अब बताओ बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाती हूँ तो आपको याद है क्या बनती थी? ये बनता था माइनस सी अपॉन ए, है ना, और y के अपॉन में आता था माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। पेज पलट कर देख लेना आप मेरा मतलब है वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपके क्या आ गए? इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये पॉइंट मैंने नाम रख दिया ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। बेटा पी रखो, अब इसका नाम ए यहाँ आ चुका है, पी रख दो। ठीक है, पी। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस सी अपॉन ए 0। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेप्ट है ना एक्स एक्सिस पे, है ना, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, यानी ये दूरी है ये। ठीक, तो ये आ गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके होंगे 0 और माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ नहीं सीखना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक, बट मुझे लगता है कि मुझे सिखाना चाहिए। चलिए, ये आ गया। ठीक, अब ये इंटरसेप्ट्स तो आ गए और अब मुझे ये डिस्टेंस मालूम करनी। ये पॉइंट भी नहीं मालूम कहाँ पर है, ये पॉइंट भी नहीं मालूम कहाँ पर है, बस इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मुझे मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन दो लाइंस को यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और फिर हम इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब एक ट्रायंगल तैयार हो गया। ये P पॉइंट है, इसका नाम रख दिया मैंने Q और इसका मैं रख देती हूँ R। अब मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, याद है फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरह से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2। अब चलो ये x1 y1 है तो ये x1 ही रहने दो। इसको लेते हैं y2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। y2 माइनस y3, तो बेटा माइनस में कौन? 0। ठीक है, y2 माइनस y3। ओके, प्लस अब इधर आ जाओ x2 पे, तो x2 है 0, यहाँ साथ में कुछ भी बना रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मेहनत आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद ये हो गया x1 y1, x2 ये रहा x3 y3, तो ये कितना आएगा? माइनस सी अपॉन ए, है कि नहीं? x3 आ गया ना, और फिर यहाँ से क्या आएगा? y1 माइनस y2, तो y1 प्लस सी अपॉन बी। गॉट इट? आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 माइनस सी अपॉन बी x1 यहाँ से मिला, ये तो पूरा वेनिश हो गया है ना। यहाँ से क्या मिला? माइनस सी अपॉन ए y1 मिला। ओके, फिर क्या मिला? माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ओके बेटा, इतना समझ में आ गया? अब आप देखो, माइनस सी सब जगह है और बस माइनस सी सब जगह, तो माइनस सी कॉमन ले लो। माइनस सी कॉमन आ गया, अपॉन 2 तो है ही, यहाँ क्या रह गया? पॉजिटिव x1 अपॉन बी। ओके, फिर यहाँ पर प्लस y1 अपॉन ए रह गया, प्लस यहाँ पर एक c बच गया, है ना। अब आप LCM ले लो, माइनस सी अपॉन 2, LCM लिया, LCM कितना आ गया? AB, है ना। तो ये बन गया AX1 प्लस BY1 प्लस C। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे सामने रेडी है। माइनस सी अपॉन 2AB और ये है आपका AX1 प्लस BY1 प्लस C। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या एरिया कभी निगेटिव होता है? नहीं होता, तो इसका आप मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूलस ले लो, है ना। तो इसको पॉजिटिव बना लो क्योंकि एरिया कैन नेवर बी निगेटिव, दैट्स वाई। ओके, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरह से भी तो आ सकता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से मेरे को ऊंचाई मिल जाएगी, मुझे डिस्टेंस चाहिए,
है ना। तो आधार क्या है बेटा, पी क्यू। और पी क्यू कैसे आएगा, दूरी का सूत्र लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, पी क्यू निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ऐसे करके ये ऐसे इंटरसेप्ट्स थे तो लगा दिया। अब ये बन गया बेटा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बन गया, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या रह गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, यहीं पर कर रही हूँ मैं, सी बाहर आ जाएगा ना। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ऊपर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे का ए बी तो एटलीस्ट कॉमन आ सकता है, ए बी बाहर आ जाएगा ना। और अंदर क्या रह गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। ये क्या आ गया, पी क्यू, है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया, जो एक दूसरा मेथड है, वो है 1 अपॉन 2 बी क्यू इंटू डी, पी क्यू इंटू डी, बेस इंटू हाइट। और हम जो एरिया निकाल के बैठे हैं वो ये निकाल के बैठे हैं, है ना। इसको इसके इक्वल रख देते हैं, सी अपॉन 2ab, और यहाँ आएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक, 2 से 2 तो कर ही दो कैंसिल, और अभी जो pq की वैल्यू निकाली है वो भी रख दो, c अपॉन ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए बी ax1 प्लस by1 प्लस सी। सी से सी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो फिर d कितना आ गया, d आ गया ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए, मैं इसका तो एग्जाम्पल दे देती हूँ, बहुत होगा। चलो एक लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसकी इक्वेशन है। एक पॉइंट है 1 1, मान लो। हाँ, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो पता है क्या फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, देखो x1 y1 पॉइंट है ना, इक्वेशन के ऊपर पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, इक्वेशन के ऊपर पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा 1। ये तरीका होता है बेटा -6, इसको इधर ले आएंगे -6, सी इधर ही आएगा ना -6, ठीक है। अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये ए है 2, ये बी है 3। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 2 प्लस 3 -6। अच्छा हाँ, ये ज़रूर लगा देना बाबा, ये क्योंकि डिस्टेंस है ना, नेगेटिव तो होती नहीं है। और अंडर रूट ये हो गया आपका 13। तो आपका आंसर आएगा पहले तो -1 अपॉन रूट 13 और बाद में आएगा 1 अपॉन रूट 13। इस तरह से, यानी कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो और डिस्टेंस बतानी हो, तो उस पॉइंट को उस लाइन पर लाई करवा दो, ठीक है, और उसके बाद ऐसे कर लो। गॉट इट। तो ये हो गया डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब मैं आती हूँ आखिरी चीज़ पर, जो मुझे आज के लिए लास्ट रखनी है, वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकाली जाती है। जस्ट अ मिनट, ये मैंने 2 बेटा पैरेलल लाइंस बना दी, ठीक है। अच्छा बताओ, पैरेलल लाइंस की क्या पहचान है, दिखने में नहीं, इक्वेशन में क्या पहचान है, याद है आपको। वो ये होता है कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये लाइंस पैरेलल होंगी, इतना पोर्शन सेम होता है, ठीक है ना। इतना पोर्शन पैरेलल लाइंस का हमेशा सेम होता है, ये याद रखना, ये पहचान है। गॉट इट, ये पहचान है बेटा। तो अब ये लाइन है, इसको मैंने ले लिया, यही ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1,
इज इक्वल टू 0। इसकी क्या होगी इक्वेशन, देखो a1x ये सेम रहेगा, a2 नहीं होगा, a1x ही रहेगा प्लस b1y ही रहेगा। क्या चेंज होगा, केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो ये C2 a1x प्लस b1y प्लस C2 समझो ये वाली है, और a1x प्लस b1y प्लस C1 ये वाली है। ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं पता है क्या करने वाली हूँ, सुनना जरा ध्यान से। ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीछे वाली लाइन पे, पीछे वाली लाइन पे, ठीक है। ये रहा, दिखा आपको ये वाला, ये परपेंडिकुलर पीछे वाली लाइन पे ओ एम, ओके। और ओ एम का नाम रख दिया मैंने D1, समझो डिस्टेंस 1, ठीक। और फिर अब मैंने क्या किया, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पास वाली लाइन पे, तो है तो वही सेम, इसका नाम होगा ON। O से पहले पीछे वाली पे ड्रॉ किया OM, फिर पास वाली पे किया, तो है तो वही सेम ही है, लेकिन तो नाम अलग हो जाएगा ON, और इसका नाम रख दिया D2, यानी ये डिस्टेंस D2 है और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D1। इतना, चलिए OM निकालते हैं। निकालने का प्रोसीजर अभी अभी मैंने आपको सिखाया। क्या करते हैं बेटा, जो पॉइंट होता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है ना। तो अब ये पॉइंट लाइन के ऊपर हम लाई कर देंगे और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। पॉइंट को लाई कर देंगे, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो ये रहा OM, ओके। ये रही इक्वेशन। तो A1 इंटू 0 प्लस B1 इंटू 0 प्लस C2, ओके, अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, है ना। OM क्या था बेटा, हमने क्या लिया था, D1। तो ये तो 0, ये 0, क्या आ गया D1, C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये आ गया D1, ओके। अब मैं निकाल रही हूँ ON, ठीक है। ON निकालते हैं। ON में क्या होगा, ओरिजिन से ही डालना है पास वाली लाइन के ऊपर। तो A1 इंटू 0 प्लस B1 इंटू 0 प्लस C1 दिस टाइम अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या था अपना D2, है ना, और कैंसिल हो गया, क्या रह गया C1, है ना। C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक। अब बताओ ये जो बीच की डिस्टेंस है MN, ये कैसे आएगी, MN OM माइनस ON, है ना। OM में से ON माइनस करोगे तभी तो आएगी। अब आप यहाँ लिख लो, चाहो इंग्लिश में चाहो तो हिंदी में, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये होगी आपकी OM माइनस ON, यानी कि D1 माइनस D2। उल्टा बोलते तो उल्टा बोल देते, ठीक। अब D1 की वैल्यू क्या है, ये C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, मैंने यहाँ पर D1 D2 ले लिया, चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस ये क्या होगा C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब LCM तो सेम ही है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, तो ठीक। यहाँ क्या आ गया C2 माइनस C1, यहाँ भी मॉड लगा देना, हो सकता है C2 छोटा हो C1 बड़ा हो, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। तो डिस्टेंस दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे आती है, देखना बच्चों। दो जो रेखाएं दी रहेंगी उनका शुरू का पोर्शन तो सेम रहेगा, A और B तो सेम ही रहने वाले हैं। क्या फर्क होने वाला है, C1 C2, तो बस कॉन्स्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना और अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगा देना, ये तरीका है, ठीक है। यहाँ मुझे अगर A1 B1 नहीं लगाते, केवल AB लगाते तो और अच्छा रहता, 1B क्यों लगाया मैंने, समझ में नहीं आया। चलिए अभी हम एक्सरसाइज 10.3 के जितने सम्स इस पेज में आ जाएंगे उतने हम इस वीडियो में रख लेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये रहा 10.3। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में, इधर मैं थोड़ा नीचे करूं, हाँ, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द y इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन सामने रख रही हूँ बेटा,
क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। आपको कैसे कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो। प्लस जीरो क्यों, क्योंकि c का अस्तित्व तो दिखाना पड़ेगा ना, c जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी तो एक नंबर है। तो अब आप डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू माइनस 7 हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो -1/7x, और जीरो को आप डिवाइड करो या ना करो दिखता तो है नहीं, आ गया आंसर बस। इसमें स्लोप क्या है, -1/7 है, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या है बेटा, 0 है। दैट्स ऑल, है ना, कितना सिंपल। सेकेंड पार्ट, सेकेंड है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3, है ना, 3 से डिवाइड कर दिया। m कितना आ गया, -2, और c आ गया 5/3, है कि नहीं। इसके बाद थर्ड पार्ट पर आइए, y इज इक्वल टू 0, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर आप क्या करो, y इज इक्वल टू 0 इंटू एम प्लस 0, ऐसे शो कर दो, है ना। तो सॉरी 0 इंटू एक्स, सॉरी 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 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो आपका m कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, और c भी 0 हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ सकता है तो वो भी कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3x प्लस 2y माइनस 12। ठीक है बेटा, देखना, सबसे पहले 12 को उधर ले जाओ, ठीक, इधर ले गए आप, 12 से डिवाइड कर दिया, तो 3x/12 प्लस 2y/12 इज इक्वल टू 1, तो x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, है ना। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 4 है, और y अक्ष पर काटा गया इंटरसेप्ट 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें तो इज इक्वल टू 6 दे ही रखा है, तो सीधे सीधे डिवाइड कर दो, 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 1। अब देखना बच्चों, इसमें एक चीज पर ध्यान देना है हमको, वो क्या है, सी, ये है आपका, कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो 2x/3 है ना, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, -y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये 2 तो चाहिए नहीं, क्या करें, इस 2 को भी अपॉन में ले आओ, तो ये बन जाएगा x/3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन होता है, इक्वेशन होती है ना, उसमें बीच में प्लस का साइन होता है, ये बात को याद रखिएगा। यहाँ कैसा साइन है, माइनस, इसको हम प्लस बनाएंगे, तो फिर माइनस कहाँ जाएगा, -2 को मिल जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट्स क्या क्या हो गए, 3/2 और -2, ठीक है। थर्ड पार्ट, ये रहा थर्ड पार्ट, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू -2, है ना, -2 अपॉन में आ जाएगा, 3y/-2 इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -2/3/1, है ना, इज इक्वल टू 1। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, इसमें x कोऑर्डिनेट तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ये लाइन x अक्ष को कहीं टच ही नहीं कर रही, ये देखो आप, x पर आ ही नहीं रही, वो x पर कोई इंटरसेप्ट काट ही नहीं रही, केवल y पर काट रही है, वो भी कितना, -2/3। अब आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी लाइन हो सकती है, सोचो सोचो सोचो, ऐसी लाइन कौन सी होगी जो x अक्ष को टच भी नहीं कर रही। देखो -2/3 से 0.6 आता है ना, समझो ये है -2/3, है ना, तो ये लाइन कैसे जा रही है फिर, पैरेलल टू x एक्सिस, तभी तो ये टच नहीं कर रही बेटा। अगर x एक्सिस को टच करती तो इंटरसेप्ट आ जाता कहीं ना कहीं, अब इंटरसेप्ट है ही नहीं, x है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ओके ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में मत लिखो, ऐसे लिख दो और यहाँ पर लिख दो शब्दों में कि इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड वो कितना काट रही है, -2/3। ठीक है ना। तो इस पेज में 2 क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी के क्वेश्चंस बेटा हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।